जी, स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। यस मैम, हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रेशर ट्रांसड्यूसर का हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था। सो पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिनसे है, ये टिपिकल मटेरियल्स होते हैं। ये वो टिपिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं जब आप इन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप देख लेते हैं कि कौन से टाइप के पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं हमारे पास। आपने देखा है कुछ वॉचेस के ऊपर क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है। क्वार्ट्ज की वॉचेस होती हैं। क्वार्ट्ज बेसिकली आपके पास एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है ये। जिसके अंदर ये 3 कॉमनली यूज्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहा जाता है जिनको। उसके अंदर एक हमारे पास ये रोशेल सॉल्ट है, एक बेरियम टाइटेनेट है और एक क्वार्ट्ज है। कॉमनली यूज्ड क्वार्ट्ज यूज होता है। और इनकी जो आउटपुट है, यानी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जो ये आउटपुट देते हैं, और इनकी इनसेंसिटिविटी टू टेम्परेचर हमें सूटेबल होता है इसका यूज प्रेशर ट्रांसड्यूसर बनाने के लिए। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बिल्कुल यही फिनोमेना यूज कर रहा होगा जो कि इसके नाम के स्टार्ट में लिखा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अंदर आपके पास होता ये है कि हम कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं जो कि किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, टॉर्मलिन का, बेरियम टाइटेनेट का, ये कॉमनली यूज है, ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। इनको यूज करते हैं और जनरली पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो से हैं ये डिस्प्लेसमेंट या फोर्स ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत माइनर सी वाइब्रेशन के ऊपर भी बहुत नॉर्मल सी वाइब्रेशन के ऊपर भी ये आउटपुट देते हैं वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है। आपके पास अच्छा, मोर ओवर स्टेडी प्रेशर्स को मैयर नहीं करता, यानी कॉन्टिन्यूस अगर एक प्रेशर फिक्स्ड है उसको ये मैयर नहीं करेगा, ये चेंजिंग प्रेशर्स को मैयर करता है। जो कोई कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग प्रेशर्स होते हैं उसको मैयर करता है। ये एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना है इसका। अच्छा, यहाँ पर ये फिगर आपको क्लियरली विजिबल है? यस मैम। पीजो यस इलेक्ट्रिक मैम। प्रेशर ट्रांसड्यूसर की। अच्छा, ये हमारी इसके साथ एक स्टार्ट जी में मैम। वर्ड लिखा हुआ है कंपनसेटेड का। इस कंपनसेटेड के वर्ड को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है, डायाफ्राम। एवरी ट्रांसड्यूसर, किसी भी ट्रांसड्यूसर का जो प्राइमरी पहला पार्ट होगा वो एक प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होगा। ये एक डायाफ्राम लगा हुआ है। डायाफ्राम को हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। हमें पता है कि डायाफ्राम किसी भी प्रेशर को सेंस करके इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट आउटपुट देता है। और इस डायाफ्राम के साथ यहाँ पर ये हमारे पास एक क्रिस्टल लगा हुआ है जिसको उसने सेंसिंग क्रिस्टल Y1 कहा है। ठीक है। और ये एक और क्रिस्टल लगा हुआ है, सेंसिंग क्रिस्टल Y2। अच्छा, ये Y2 या ये बेसिकली कंपनसेटेड क्रिस्टल है या कंपनसेशन के लिए यूज हुआ है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सिर्फ यहाँ तक का पार्ट देखते हैं, Y2 के अलावा जो Y1 का पार्ट है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जब भी आप प्रेशर सपोज अप्लाई करते हैं इस P1 वाली आउटपुट से, तो ये जो डायाफ्राम है ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, ऐसे ही होगा इनसाइड। उसकी वजह से होगा ये कि ये जो Y1 क्रिस्टल है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ये जब डायाफ्राम इस तरह से इनसाइड बेंड होगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है। वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से इस क्रिस्टल के ऊपर हमारे पास एक वोल्टेज आउटपुट में प्रोड्यूस होगी जो कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना फॉलो कर रही है। यानी P1 जो आपके पास Y1 जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो एक चार्ज एम्पलीफायर से आउटपुट पे कनेक्टेड है, और वो अब जो आपको आउटपुट पे चार्ज या वोल्टेज दे रहा होगा वो ये चार्ज एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगी, यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे P1, जितना ज्यादा प्रेशर P1 अप्लाई होगा और तो उतना ही ज्यादा डायफ्राम इनसाइड मूव करेगा, और जितना ज्यादा डायफ्राम इनसाइड मूव करेगा उतना ही ज्यादा आउटपुट के ऊपर आपको वोल्टेज मिलेगा, वी आउट आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हुआ है कंपनसेटेड क्रिस्टल का, हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। कंपनसेटेड का मतलब ये होता है कि समटाइम्स, मैंने आपको बताया कि ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं
ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। यानी मामूली सा अगर आप किसी क्रिस्टल को उठा के या इस डिवाइस को, ट्रांसड्यूसर की असेंबली को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे भी रखेंगे ना, तो उसके अंदर भी उठा के रखने से भी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी उसको ये सेंस कर लेगा। सो उसको भी ये उस प्रेशर या फोर्स में शामिल कर देगा, जबकि एक्चुअली वो फोर्स नहीं थी, वो बॉडी की वाइब्रेशन थी। सिमिलरली हमने किसी गैस, जो हमारी कार्स के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, गैसोलीन सिलेंडर्स हैं, या जिस टैंक के अंदर गैसोलीन टैंक है जो हमारा, जिसमें पेट्रोल होता है, सपोज उसका प्रेशर मेजर करना है, तो हमें ये पता है कि कार कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती है और उसके अंदर अपनी वाइब्रेशन होती है। अगर हम उस पर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लगा रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि उस टैंक का प्रेशर मेजर करे कॉन्टिन्यूसली, वो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो गाड़ी के हिलने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होंगी, उसी के प्रेशर के ऊपर आउटपुट देता रहेगा। इस तरह से किसी भी असेंबली के अंदर लगाते हुए हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को हमेशा कंपनसेटेड फॉर्म में लगाते हैं। कंपनसेटेड फॉर्म का ये मतलब होता है कि ये जो हमारे पास इस टाइम ये क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल, दिस हाईलाइटेड वन, ये क्रिस्टल आपके पास कंपनसेटेड क्रिस्टल है, जिसको हमने Y2 कहा है। तो हमारे पास ये उसी फिजिकल बॉडी में लगा हुआ है जिस बॉडी के अंदर Y1 लगा हुआ था। अच्छा, Y1 को हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि ये सेंसिंग क्रिस्टल है और ये कंपनसेटेड क्रिस्टल है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर कोई शॉक अप्लाई होता है, या जैसे गाड़ी की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो वो इस Y1 पे भी इक्वली हो रहा होगा और Y2 पे भी इक्वली हो रहा होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये Y2 जो है, ये इस P1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस प्रेशर को आप मेजर कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस Y2 पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये Y2 सिर्फ वो वाली वाइब्रेशंस या प्रेशर को नोट कर रहा है जो कि इसकी बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैम जो ये चार्ज, जी मैम Y2 पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है अभी? जी जी मैं आपको अभी बताया है कि हमने अगर सपोज इसको किसी कार के अंदर लगाया हुआ है जो कि गैसोलीन सिलेंडर का प्रेशर मेजर कर रहा है, तो Y2 वो वाला प्रेशर मेजर कर रहा होगा। मैं सपोज उस प्रेशर को एक्स कह देती हूँ। ये वो वाला प्रेशर है जो कि गाड़ी की वाइब्रेशन की वजह से ये क्रिस्टल सेंस कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो माइन्यूट सी वाइब्रेशन एक जगह से आप उस क्रिस्टल को उठा के दूसरी जगह पे भी रखेंगे ना, तो भी वो उस वाइब्रेशन के ऊपर आउटपुट पे चार्ज दे देगा। ठीक है, इतना सेंसिटिव होता है ये जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है। तो आप इसलिए आप तो ये समझेंगे ना कि ये एक्चुअली इस Y1 को सिर्फ कौन सा प्रेशर मेजर करना चाहिए था, जो P1 आप अप्लाई करें, ये वाला P1, ये वाला P1 मेजर करना चाहिए। यस मैम। लेकिन यस। लेकिन जो उसकी बॉडी पे, ये जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ट्रांसड्यूसर का, इसके ऊपर कोई वाइब्रेशन या कोई उठा के या मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव की वजह से भी जो प्रेशर आता है, ये उसको भी सेंस कर लेता है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो आपके पास Y1 क्रिस्टल है, ये वो प्रेशर भी मेजर कर रहा है जो कि आपके पास जो कि आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये वो वाला प्रेशर भी मेजर कर रहा है वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये एक्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये तो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, ये वाइब्रेशन की वजह से, ये तो हम एक्चुअली इसको मेजर नहीं कर रहे। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जी हम एक Y2 क्रिस्टल लगा देते हैं। Y2 कौन सा प्रेशर मेजर कर रहा होगा, जो कि सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है या उस ट्रांसड्यूसर की मूवमेंट की वजह से आ रहा है। और यहाँ पर आप उन दोनों की आउटपुट को एम्पलीफाई करके एक डिफरेंस एम्पलीफायर में दे देते हैं। तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर के पास क्या पहुंचता है, डिफरेंस एम्पलीफायर, क्योंकि आपको पता है कि दोनों इस चार्ज एम्पलीफायर और इस चार्ज एम्पलीफायर की आउटपुट को माइनस कर रहा होगा, तो इसके पास पहुंचेगा P1 प्लस एक्स जो कि Y1 से आया था, और वो माइनस कर देगा एक्स को, ये वाला Y2 से आया था, ये वो वाला एक्स है जो कि Y2 से आ रहा था। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो आपको आउटपुट में प्रेशर मिलेगा वो वाला प्रेशर मिलेगा जो कि एक्चुअली आप मेजर कर रहे थे। क्लियर हुई है ये बात? यस मैम। जी यस क्लियर हो मैम, गई, हो आगे गई। चलें? ठीक है। अच्छा जी, जी इसके जी बाद मैम। हम यहाँ मैम पर मैम ये P1 में X कहाँ से ऐड हो गया मैम? जी जी मैंने आपको ये बताया कि ये बता। ये आपके पास ट्रांसड्यूसर की बॉडी है जिसके अंदर ट्रांसड्यूसर की असेंबली है, उसके अंदर ये Y1 क्रिस्टल पड़ा हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये वाला Y1 है, ये दिस रेड ब्लू वन जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये Y1 है क्रिस्टल। ये जब आपकी ये जो एक्सटर्नल बॉडी है, इसके ऊपर आपकी कोई वाइब्रेशन भी आएगी या किसी चीज इस ट्रांसड्यूसर के मूव होने की वजह से भी जो नॉइज भी, यानी आप उसको नॉइज कह लें, आप उस एक्सटर्नल जो अनवांटेड नॉइज है ये उसको भी सेंस करेगा।
सो ये सिर्फ ये प्रेशर P1 मेजर नहीं कर रहा, जब आप इसकी बॉडी को उठा के कहीं असेंबली को उठा के रखते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसको भी सेंस करता है। इसलिए जो Y1 क्रिस्टल है ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा होता है P1 उसको सेंस नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी अनवांटेड नॉइज को भी सेंस कर लेता है, और जो आउटपुट देता है ठीक है तो मैम, आपको समझ ये आ लगता गया है मैम। ठीक है। सो हमने जस्ट उसको कंपनसेट करना है। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट किया ठीक है हुआ है मैम। उसने। रिस्पॉन्स टाइम का की कैलकुलेशन दी हुई है कि आपके पास जो स्ट्रेन गेज और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब समझ आ गया ना, कि जब आप उसे इनपुट मेजर कर रहे हैं किसी भी ट्रांसड्यूसर से तो वो कितनी देर के अंदर आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ये उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। सो सबसे फास्ट आपके पास स्ट्रेन गेज और जी मैम। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटिव या रिलेक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, एंड देन लास्टली हमारे पास पोटेंशियोमीट्रिक या सर्वो ट्रांसड्यूसर है। सर्वो ट्रांसड्यूसर मुझे भूल गया, मैं इसमें शामिल नहीं कर सकी। सर्वो ट्रांसड्यूसर की मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मेरा ख्याल है पता नहीं आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सर्वो ट्रांसड्यूसर को डिस्कस कर लेंगे, या मैं उसकी पिक्चर शेयर कर लूंगी, वो इजी आप पढ़ लीजिएगा उसको वहां से। एक सेकंड मुझे देखने दें आपकी बुक में उसकी फिगर है कि नहीं है। नहीं है, मेरा ख्याल है बुक में नहीं है। चले मैं ये शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास उसने समराइज किया हुआ है प्रेशर ट्रांसड्यूसर को। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स के ऊपर। सो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स का मतलब यही है कि आपके पास टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होंगे जो कि टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे। टेम्परेचर एक फिजिकल या एक प्रोसेस वेरिएबल है, उसको मेजर कर रहे होंगे। सो हमारे पास कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स यूज होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ये उसने सारे वो लिस्ट डाउन किए हुए, ठीक है। कलर चेंज हो सकता है किसी भी सेंसर का, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वही इफेक्ट है जो कि थर्मोकपल में यूज होता है। रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है जब आप उस पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सो इन्हीं फिनोमिना को और प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स बनाते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज या फेमस है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, दैट इज आरटीडी। आरटीडी को हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर भी कहते हैं, या रेजिस्टेंस टेम्परेचर थर्मोमीटर भी कहते हैं, या हम इसको सिंपली रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। सो जो इसका पहला वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस का, यही इसका प्रिंसिपल है। ये कहता है कि आपके पास, चूंकि हमने ये पहले ही बताया अभी मैंने आपको, कि आपके पास किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर आप उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो एग्जैक्टली इसी फिनोमिना को बेस बनाते हुए हम ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स बनाते हैं। सो ये बात क्लियर हो गई कि हम प्रेजेंटली टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, जैसे अभी हम यस मैम। पीछे प्रेशर मेजर कर रहे थे, यहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। so, चूंकि ये मेटल्स हैं इसलिए हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो रेजिस्टेंस आरटीडी बनाने के लिए मेटल यूज होता है, द मोस्ट फेमस वन इज प्लेटिनम। उसके अलावा कॉपर या निकल के भी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स यानी वो यूज किए जाते हैं आरटीडी बनाने के लिए। अच्छा, और इसका रिलेशनशिप कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट अ टेम्परेचर, यानी सपोज मैंने 10 डिग्री के ऊपर देखना है कि जो मेरा थर्मोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट वैल्यू कि आपका आर रेफरेंस क्या है। आर रेफरेंस का मतलब ये है कि सपोज 0 डिग्री पे हम इस टाइम सपोज हमारे पास सपोज करते हैं कि आरटीडी हम यूज कर रहे हैं प्लैटिनम का, हम आरटीडी यूज कर रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ये प्लैटिनम की रेजिस्टेंस कितनी होगी एट 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। सपोज करते हैं हम इसकी 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, तो हम आर रेफरेंस के अंदर 100 ओम पुट कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद हम कहते यस हैं मैम। कि ये 0 डिग्री पर है, मैंने इसके साथ आर नॉट पे 0 इसलिए लगा दिया। अब सपोज मैं कहती हूँ कि बताएं कि 50 डिग्री के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। यानी आपको 50 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे 100 ओम थी एंड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी में क्या आएगा, डेल्टा टी मैम में क्या आएगा, चेंज ऑफ टाइम इनका चेंज चेंज ऑफ टाइम, यानी रेफरेंस 50 माइनस
0। और अल्फा क्या होगा? यस अल्फा जो सा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, वो हर मेटल का डिफरेंट होता है। यानी प्लैटिनम का टेम्परेचर कोफिशिएंट ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्लैटिनम का अल्फा डिफरेंट होगा, कॉपर का अल्फा डिफरेंट होगा, निकल का अल्फा डिफरेंट होगा। ठीक है, सो आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको अल्फा मेंशन किया जाएगा कि प्लैटिनम का अल्फा जी कितना है, कॉपर का अल्फा कितना है, और इस इक्वेशन में पुट करके आप उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? सो यस जनरली मैम हम जब प्लैटिनम को यूज कर रहे होते हैं तो हम प्लैटिनम जो थर्मोमीटर है या आरटीडी है, इसको हम एक वर्ड से कॉल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज नोन एज PT100। सो PT100 का मतलब ये होता है कि एट 0°C एक्चुअली इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम होती है, इसलिए इसको PT100 भी कहा जाता है। PT स्टैंड्स फॉर प्लैटिनम, आपको पता है प्लैटिनम का सिंबल है। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया कि प्लैटिनम या जो आरटीडी आप बना रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है, इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर और डिक्रीज करेगी विद टेम्परेचर। मुझे ये बताएं कि वो सारे मेटल्स या वो सारे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करती हो और जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिक्रीज होने से डिक्रीज करती हो, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पॉजिटिव, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पीटीसी टाइप के हैं वो, पॉजिटिव पीटीसी टेम्परेचर, एनटीसी और पीटीसी जो होते हैं जी एनटीसी जी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और कोफिशिएंट है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के अंदर। जी जितनी भी एनटीसी और मेटल्स है, जी जी, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर कि जितने जी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें कुछ मटेरियल्स एनटीसी टाइप के भी होते हैं, यानी उनकी रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओ तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, वो एनटीसी टाइप होते हैं। लेकिन जितनी भी मेटल्स हैं वो सब की सब पीटीसी से बिलोंग करती हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, मेटल्स के अंदर हमारे पास एनटीसी टाइप नहीं होती, सेमीकंडक्टर्स में होती है एनटीसी टाइप। सो आरटीडी यस के वो अंदर मैम जो उसमें लगाते फिनोमेना हैं है, इनको बैटरीज बनाते हैं ना उसमें जी वो यूज करते हैं एनटीसी जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसने एक सिंपल कंस्ट्रक्शन शो की हुई है, और यहाँ पर ये अगेन उसने जो मेंशन किया हुआ है, उसने कहा जी कि हम प्लेटिनम कॉइल यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो असेंबली उसने ओवरऑल बनाई है, उसने यहाँ पर इसके अंदर प्लेटिनम की कॉइल लगा दी है। ये प्लेटिनम की, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये प्लेटिनम की कॉइल आपको नजर आ रही होगी। असल में इस प्लेटिनम की कॉइल को इस तरह से वाउंड करके लगाया जाता है, ये वाउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यानी ऐसे इसको वाउंड करके प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और ये जी उसकी दो लीड वायर्स बाहर निकाल दी हैं। ये लीड वायर्स वो हैं जो अब इस ब्रिज में जाके लगेंगी, यहाँ पर ये वो वाली लीड वायर्स हैं। और उसके जी बाद मैम हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इसको एक्सटर्नली एक शीट से इनक्लोज करते हैं। इस शीट का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास ये जो शीट है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है। इसके बारे में डिफरेंस पता है ना कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और हीट इंसुलेटर क्या होता है? जी मैम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता अंदर अंदर से। जैसे रबर और प्लास्टिक वगैरह और जी ये रबर और प्लास्टिक टेम्परेचर वो इंसुलेटर होते हैं जी, आपके पास टेम्परेचर इंसुलेटर का मतलब ये है कि वो हीट, जैसे हमारे पास थर्मोफ्लॉस के अंदर टेम्परेचर इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं, वो टेम्परेचर यानी जो आप गर्म पानी उसके अंदर रखेंगे वो उसको वहां से फ्लो नहीं होने देगा। यानी हम जनरली उसके अंदर वैक्यूम बिल्ड कर लेते हैं कि जी वो टेम्परेचर जो सा है वो हमारे पास पानी ठंडा ना हो, यानी टेम्परेचर बाहर ना जा सके। सो यहाँ पर ये जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं एक्सटर्नली शीट का, इस शीट का जो एक्सटर्नल मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ये वाला, ये एक्सटर्नल कोटिंग, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है। उसकी वजह यह है कि मैं इस थर्मोमीटर को पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी तो यूज कर सकती हूँ, है ना। और पानी का टेम्परेचर मैंने मेजर करना है और मैंने यहाँ पर इसको ब्रिज में लगा दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ब्रिज के अंदर तो करंट फ्लो कर सकता है ना, यहाँ पर करंट फ्लो कर सकता है। तो अगर ये जी इलेक्ट्रिकल यस इंसुलेटर नहीं यूज करेंगे, कंडक्टर यूज कर लेंगे आप एक्सटर्नल मटेरियल, तो इसी में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि वो लीड्स में फ्लो करता, करंट इसी में फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाते हैं, सो दैट के जो इसकी एक्सटर्नल बॉडी है यहाँ पर, इसमें से करंट फ्लो ना करे, सिर्फ इसकी लीड वायर्स में से करे। और बीच के अंदर ये जो बीच वाला मटेरियल है इसका, ये वाला, इसके अंदर भी हम आपके पास ऐसी शीट प्लेस करते हैं, या उसको क्या कहेंगे, पाउडर ऐसा डालते हैं जिससे ये इंसुलेटर ही रहता है, यानी ये जो लीड वायर्स हैं ये कभी भी शॉर्ट ना हो। ये जो रेड कलर की आपको लीड वायर्स नजर आ रही हैं, ये इस ब्लू वाली एक्सटर्नल शीट से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए।
मीनवाइल इसको बेस्ट हीट का कंडक्टर होना चाहिए। हीट का कंडक्टर क्यों होना चाहिए? क्योंकि सपोज आप इसको किसी पानी में प्लेस कर रहे हैं और उस पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको इतना अच्छा कंडक्टर होना चाहिए सो दैट कि एक्चुअली वो उस पानी के टेम्परेचर को इक्वली कंडक्ट कर सके इस प्लेटिनम वायर के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली तो प्लेटिनम वायर ने अपनी रेजिस्टेंस चेंज करनी है विद टेम्परेचर। तो पानी का टेम्परेचर जो भी है वो जब तक इस प्लेटिनम वायर तक, रेड कलर की वायर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर कितना है और मैंने अपनी रेजिस्टेंस कितनी चेंज करनी है। ये बात क्लियर हुई है? सो ये जो आपकी एक्सटर्नल जी कोटिंग मैम। आपको आरटीडी की नजर आ रही है, ये इसको हीट का कंडक्टर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये इंसुलेटर होना चाहिए। क्लियर है ये बात? सो हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के यस अंदर मैम। लगाएंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम इसकी अननोन रेजिस्टेंस की बेसिस के ऊपर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज या इन करंट ले सकते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि ब्रिज से आप आउटपुट कैसे ले रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि वर्सेस टेम्परेचर, आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर को प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर रिलेटिव रेजिस्टेंस प्लॉट हुई हुई है। रिलेटिव रेजिस्टेंस को उसने यहाँ पर बता दिया है। रिलेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास 0 डिग्री के ऊपर 100 ओम रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और 10 डिग्री के ऊपर ये 120 हो गई, ठीक है जी, और 20 डिग्री के ऊपर ये 130 हो गई। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन 0 to 10, 0 से 10 के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का। और जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस आया है वो 20 का है। यहाँ भी 10 का है और यहाँ जो डिफरेंस आया है वो 10 का है। अब वो 20 का नहीं है, 10 का है। अगर तो ये 20 का डिफरेंस चल रहा होता तो मेरे पास ये जो प्लॉट बनता वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती। ऐसे ही है लीनियर ना? बन जाता। लीनियर जी बन मैम। जाता, लेकिन ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। यहाँ पर उसने दिखाया है आपको कि प्लेटिनम का जो बिहेवियर है दैट इज समवट लीनियर। ये किसी हद तक लीनियर है जी एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। सो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि जैसे ये निकल का बिहेवियर आप देखें तो ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके समवट स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट होने, ऐसे इसकी लाइन ऐसे हो रही है, स्ट्रेट हो रही है। सो ये समवट नॉन लीनियर हो जाता है। सिमिलरली आयरन का बिहेवियर भी अगर आप देखें तो वो भी नॉन लीनियर है। सो इस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर इनको चूज करेंगे कि हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर हमें किस तरह का रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज करना है। जैसे यहाँ पर उसने प्लैटिनम के लिए ये बताया कि आपके पास प्लैटिनम के लिए टेम्परेचर रेंज ये है एंड उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। ये यहाँ पर ये एक चीज गलत लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, ये बुक का ही टेबल है। लो कॉस्ट प्लैटिनम बिल्कुल भी लो कॉस्ट नहीं होता, प्लैटिनम हाई कॉस्ट होता है, बल्कि यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये हाई कॉस्ट है। प्लैटिनम आपको मेटल के यस मैम। बारे में पता होगा, ठीक है। और उसके बाद ये यस। कॉपर और निकल इनको कंपेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पे चूंकि इसका बिहेवियर लीनियर होता है और इसका बिहेवियर फास्ट है, एक्यूरेट ज्यादा होता है, इसलिए हम मोस्ट कॉमनली जो आरटीडी यूज करते हैं वो मेड अप ऑफ प्लैटिनम होती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ये यस मैम। उसने ब्लॉक डायग्राम जी बताई मैम। हुई है कि आप आरटीडी सर्किट को यूज करके किसी भी आरटीडी जो आपका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होगा उसको आप ब्रिज सर्किट के अंदर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर बन जाएगा। उसकी बेसिस के ऊपर हम इसका सर्किट कैसे बना सकते हैं, ये आपकी वैसे बुक में नहीं बना हुआ, वो इनफ है जो आपकी अभी तक हमने डिस्कस किया है। इस सर्किट की कोई खास बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आरटीडी की एप्लीकेशंस बताई हुई है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो थर्मोकपल की है। थर्मोकपल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थर्मोकपल मीटर हम बना चुके हैं। हमें पता है कि थर्मोकपल बेसिकली सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये उसने सीबैक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास सीबैक बेसिकली सीबैक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और उसने ये बताया कि आपके पास अगर दो जंक्शंस के दरमियान हॉट एंड कोल्ड दो जंक्शंस हो, उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, ये उसने बताया हुआ है कि ये हॉट साइड है और ये कोल्ड साइड है, तो इन दोनों के दरमियान जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है हॉट एंड कोल्ड साइड के दरमियान, तो हमारे पास एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम थर्मोकपल इफेक्ट कहते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर हम वोल्टेज कलेक्ट कर सकते हैं। ये आउटपुट का जो वोल्टेज होता है दैट इज इन मिली वोल्ट्स। ये उसने वही वाला केस एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास एक कोल्ड जंक्शन है, एक आपके पास हॉट जंक्शन है, और इन दोनों जंक्शंस के अंदर जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तो आप आउटपुट पे
देख सकते हैं वोल्टेज को, और ये वोल्टेज जनरली मिली वोल्ट्स में होता है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास मेटल्स, दो डिसिमिलर मेटल्स ही हो, ठीक है। ये थर्मोकपल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसने इसको एक इक्वेशन से एक्सप्लेन किया है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी मेंशन हुई है, जिसके अंदर उसने ये टेम्परेचर, ये जो अल्फा और बीटा है, ये वो कोफिशिएंट्स हैं जो कि फर्स्ट मेटल के हैं और दूसरी सेकंड मेटल के हैं। एक सेकंड मुझे ये कंफर्म करने दें कि ये आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन किस तरह से मेंशन हुई है। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है अभी आपको सारी? यस मैम। हाँ जी। अच्छा, ये जो K1 है, ये आपकी बुक में, मैं इस बुक में जिन उनसे लिखी हुई है इक्वेशन, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट उसकी शेयर कर दूंगी, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या क्या कोफिशिएंट्स यूज किए हुए हैं। ये जो आपके पास पहला कोफिशिएंट यूज हुआ है, दैट इज अल्फा। ये अल्फा मेटल नंबर, क्योंकि दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, मेटल नंबर 1 का कोफिशिएंट है, और ये जो बीटा है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मेटल नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपके पास T है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, ये हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है, एंड दिस T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। जनरली हम कोल्ड जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन भी कहते हैं, कोल्ड जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसको टी नॉट से शो किया गया। सो यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि अगर आपको ये कंफ्यूज करे कभी, कि ये अल्फा जो है, ये दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मेटल 1, एंड दिस बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ मेटल 2, क्योंकि दो डिसिमिलर मेटल्स थे, ठीक है जी। उसके बाद दिस टी इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन या मेयरिंग जंक्शन, और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ रेफरेंस जंक्शन या कोल्ड जंक्शन, ठीक है जी। इस इक्वेशन को हम बेस बनाकर वोल्टेज मेजर करेंगे। ये जो E है, दिस E इज एक्चुअली द वोल्टेज जो कि हमें आउटपुट पे मिल रही होंगे। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ठीक है, ठीक है जी। ये वही बताया हुआ कि ये आपका रेफरेंस जंक्शन है, ये आपका मेयरिंग जंक्शन है। मेयरिंग जंक्शन को हॉट जंक्शन भी कहते हैं, और रेफरेंस जंक्शन को कोल्ड जंक्शन भी कहते हैं जी। जिसकी नॉइज आ रही है वो अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। अच्छा जी। उसके बाद हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास थर्मोकपल, ये तो थर्मोकपल का प्रिंसिपल हो गया। हम जैसे हमने आरटीडी में बताया था कि हम थर्मोकपल की आरटीडी की टाइप्स हैं डिफरेंट, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। तो थर्मोकपल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और हम जनरली जो भी थर्मोकपल यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर हम बताते हैं कि दिस इज टाइप टी या दिस इज टाइप ई। अच्छा, थर्मोकपल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, और वो दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास नोबल मेटल्स, यानी आप वो वाली कैटेगरी जिसमें आप नोबल मेटल्स को लिस्ट कर रहे हो, और दूसरी कैटेगरी है बेस मेटल्स की। नोबल मेटल्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ खास टाइप होगी, और कौन कौन सी टाइप के थर्मोकपल होंगे, और यानी जंक्शंस हम यूज, चले हम नोबल और इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सपोज हमारे पास पहली टाइप का थर्मोकपल है, दैट इज टाइप टी थर्मोकपल। हम टाइप टी थर्मोकपल को देख रहे हैं, तो टाइप टी थर्मोकपल के अंदर दिस इज मेटल 1 कॉपर, एक मेटल आपने कॉपर यूज की है और दूसरी मेटल आपने कॉन्स्टेंटन यूज की है। ये कॉन्स्टेंटन क्या होता है? कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन ही सुना? एलॉय, एलॉय का नाम सुना है कभी? यस मैम। यस मैम। एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। हम समटाइम्स मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, जो हमें उस मेटल से ना मिल रही हो, हम उसको चेंज करने के लिए दो मेटल्स को केमिकली कंबाइन कर देते हैं, और उसको हम एलॉय कहते हैं। एलॉय एक से ज्यादा मेटल का हो सकता है, उसमें दो मेटल्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और हम एलॉय, जो भी एलॉय का नाम रखते हैं, ये जो कॉन्स्टेंटन है, ये बेसिकली कॉपर और निकल का एलॉय है,
ठीक है। और अगेन इसके अंदर ये भी डिपेंड, कॉपर और निकल के इसके अलावा भी एलॉयज होंगे, लेकिन हम सारे एलॉयज कॉपर और निकल के हर एलॉय को कॉन्स्टेंटन नहीं कहते। डिपेंड करता है कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ कॉपर यूज करें और कितनी परसेंटेज ऑफ निकल यूज करें। हम इस बात से अभी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये क्लियर कर रही हूँ आपको कि जो कॉन्स्टेंटन है ये बेसिकली कॉपर और निकल का एलॉय है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भी थर्मोकपल में फर्स्ट मेटल आपके पास कॉपर होगा और सेकंड मेटल कॉन्स्टेंटन होगा, वो बनेगा टाइप टी का थर्मोकपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप ई का थर्मोकपल है, जिसके अंदर क्रोमल और कॉन्स्टेंटन यूज हुआ है। अगेन क्रोमल भी एक एलॉय है। आई एम नॉट श्योर कि ये किस चीज का एलॉय है, मेरा ख्याल है क्रोमल से क्रोमियम बन रहा है एक तो। क्रोमल, क्रोमल जरा आप सर्च कर लें किस चीज का एलॉय है। एक तो इससे क्रोमियम बन रहा होगा। हाँ, सो क्रोमल आपके पास एलॉय है क्रोमियम का एंड निकल का। ठीक है। जिसके अंदर 90% निकल है एंड 10% क्रोमियम है। सो ये आपके पास एक और एलॉय बन रहा है कॉन्स्टेंटन, दूसरा एलॉय है। इस टाइप के थर्मोकपल को हम टाइप ई का थर्मोकपल कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास थर्मोकपल है दैट इज जे टाइप थर्मोकपल, आयरन और कॉन्स्टेंटन का। हमारे पास लैब में एक थर्मोकपल जो पड़ा हुआ है ना, वो जे टाइप का ही है, जिसके अंदर फर्स्ट मेटल आयरन है और सेकंड मेटल कॉन्स्टेंटन है, जो कि कॉपर और निकल का एलॉय है। और हम ये थर्मोकपल्स इतने सारे बना क्यों रहे हैं, उसकी वजह अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको दो कॉलम्स के अंदर लिस्ट हुई हुई है कि उसकी किसी भी थर्मोकपल की टेम्परेचर रेंज कितनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ई टाइप का थर्मोकपल है इसकी टेम्परेचर रेंज सबसे कम है, 0 से 850 डिग्री सी तक जा रही है। और यहाँ पर आपको एक और थर्मोकपल जी टाइप का थर्मोकपल नजर आ रहा है, जिसकी बहुत लो टेम्परेचर से उसकी रेंज शुरू हो रही है और 2800 तक जा रही है। हमारे बहुत सारे मेटल्स तो 2800 डिग्री सी पे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो अगर हमारे पास हमने ऐसी टेम्परेचर मेजर करना है, ऐसी जगह का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम उसके लिए जनरली जिसका टेम्परेचर इतना हाई हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को आप मेजर करने के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वहां आप आरटीडी लेके जाएंगे तो आरटीडी के अंदर जो मेटल यूज हुआ है ना वही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर जी टाइप का थर्मोकपल यूज किया है, क्योंकि टंगस्टन जो इसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है मेटल, उसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ऊपर है, इसलिए आप उसको यूज कर सकते हैं इतने हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। प्लस हम इसको चूज किस बेसिस पे करते हैं कि हमारे पास सेंसिटिविटी क्या है। एंड ऑब्वियसली देयर इज अनदर ट्रेड ऑफ कि आप जब प्लेटिनम या रोडियम का एलॉय ले रहे होंगे, थर्मोकपल ले रहे होंगे, तो वो कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से। ठीक है जी। सो ये डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स हैं। आपको समझ आ गई है यहाँ तक बात? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, इनको बहुत ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मतलब आपको कोई इसका मेरा ख्याल है कोई नाम तो नहीं हम पूछेंगे। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये हुई हुई है कि आपके पास कितने टेम्परेचर रेंज के ऊपर कौन सा थर्मोकपल कितने मिली वोल्ट्स देता है। सो ये आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर है, इसकी बेसिस के ऊपर भी हम थर्मोकपल को चूज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है थर्मोकपल सर्किट कैसे बन रहा है। और उसके बाद यहाँ Yes, पर ma'am. उसने एक कंपनसेशन जंक्शन के बारे में बताया हुआ है और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं थर्मोकपल के, और ये थर्मोपाइल बताया हुआ है। थर्मोपाइल को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं अभी एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगी। उस असाइनमेंट के अंदर हम उस टाइप के थर्मो मेथड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। सपोज कि हमने किसी फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है। फर्नेस का टेम्परेचर हमारे पास 3000 डिग्री सी से भी ज्यादा हो सकता है। आपने कभी देखा ये जो कभी टीवी के अंदर आप स्टील मिल की कोई खबर आ रही हो या न्यूज आ रही हो, तो उसके अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी फर्नेसेस नजर आती हैं, जिसमें से बाजू का मेल्टेड या गरम रेड कलर का वो आयरन निकाल रहे होते हैं और उसके अलॉयज बना रहे होते हैं और उसको शेप्स दे रहे होते हैं। तो उसको फर्नेस में जनरली गर्म जी। किया जाता है और हीटअप किया जाता है। फर्नेस के टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 3000 डिग्री सी तक होता है। तो उसके लिए ना तो आप थर्मोकपल यूज कर सकते हैं अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना पड़ जाए, ना ही आप आरटीडी यूज कर सकते हैं, और ना ही आप थर्मिस्टर यूज कर सकते हैं। थर्मिस्टर को भी हम पढ़ते हैं। तो फिर कौन से ऐसा हमें वहां पर रिक्वायर्ड ये होता है कि उस फर्नेस के तो मेजर करने के लिए तो किसी बंदे को करीब भी जाना पड़ेगा ना, तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसके करीब भी नहीं जाया जा सकता। तो उसके लिए जनरली जो मेथड्स यूज होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट मेथड्स होते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट मेथड होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आप दूर से
एक ऐसा मेथड लगाएं जिससे टेम्परेचर मेजर हो सके। आपने देखा है ये जो कोविड डेज के अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर होता है जो आपके माथे पे लगाया जाता है, आपको टच नहीं करता वो। आपने देखा है अभी आप जी कभी मैम। जी जी। प्लाजास के अंदर जाएं और ये आपके Yes, ma'am. इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर भी लगा हुआ है। गन वो टाइप का। अगर गन टाइप जो होती है, अगर वो हर बंदे को टच करने लग जाए तो वो तो एक बंदे से दूसरे बंदे तक बड़ी आसानी से चला जाए। एक बंदा कोविड पेशेंट है, उसको आपने माथे पे टच कर दिया है, कांटेक्ट कर दिया, आपने टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वो नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर आपका नोट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग इंफ्रारेड सेंसर्स। उसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। आपने अभी जो इस वीक असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, आपने उसके अंदर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स को डिस्कस करना है, जिसके अंदर मैं आपको एक का तो नाम बता देती हूँ जिसको आप मेंशन करेंगे। बेशक आप बस ये दो को मेंशन कर दें, इंफ्रारेड को, और पायरोमीटर एक वो नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और बिल्कुल आपने एक पेज पे उसको एक्सप्लेन करना है, एक पेज बोथ साइड्स पर हो बेशक, और वो आपने मुझे असाइनमेंट में शेयर करना है। उसके साथ मैं अभी न्यूमेरिकल्स भी आपको बताती हूँ, वो भी आप न्यूमेरिकल्स भी उसके अंदर ऐड करेंगे। मैम ये अच्छा असाइनमेंट में जी, मेंशन कर दीजिएगा टॉपिक के जी नाम। जी मैं जी मैं मेंशन करूंगी असाइनमेंट रिटर्न जब जनरेट करती हूँ ना उसके अंदर। अच्छा जी, सो लास्ट जो हमारे पास डिस्कशन है दैट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का जो वर्ड है वो हमारे पास क्रिएट हुआ है, थर्मल से हमने थर्म का वर्ड लिया है और रेजिस्टर से हमने ये रिमेनिंग वर्ड लिया है। तो हमारे पास थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर को हम थर्मिस्टर कहते हैं। यानी अगेन ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस वेरी करेगी टेम्परेचर से, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसकी शेप भी नजर आ रही है, आप देख रहे हैं ये किसी रॉड की शेप में नहीं है, ठीक है, ये आपके पास बीड्स की शेप में। आपने इस तरह की शक्ल के रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर लैब में देखे होंगे, इसी शक्ल में होते हैं ना जनरली हमारे पास, दो लीड जी ली Yes, मैम। होती ma'am. हैं और दो आपके पास सिरामिक कैपेसिटर इस टाइप के होते हैं, सिरामिक कैपेसिटर। सेरामिक कैपेसिटर्स इस टाइप के होते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं, ये अगेन इसका प्रिंसिपल वही है कि ये उस पे थर्मली सेंस, और ये इसने उसकी शेप भी शो की हुई है। अच्छा, ये जो इसकी शेप है ना, ये इसको बहुत सूटेबल बनाती है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा इजी होता है कि हम इसको किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर यूज कर सकें जो कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, क्योंकि लीड वायर जो हमारे पास आरटीडी या थर्मोकपल होता है ना, उसके अंदर बड़ी बड़ी लीड वायर्स निकल रही होती हैं। उन लीड वायर्स को और उनका उसका जो सेंसर होता है, सेंसर पार्ट होता है, असेंबली होती है, वो भी काफी बड़ी होती है, जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते। ऐसी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज आपने किसी टरबाइन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको पता है उसके ब्लेड्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप एक ऐसा डिवाइस नहीं लगा सकते उसके ब्लेड के ऊपर जो कि जिसकी बड़ी बड़ी लीड्स हो, तो आपको एक ऐसा डिवाइस छोटा सा लगाना पड़ता है जो कि उसके साथ कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर सके। सो मूविंग पार्ट्स के अंदर हम जनरली थर्मिस्टर्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसकी आई थिंक मैं वर्किंग डालना भूल गई हूँ थर्मिस्टर की, यहाँ पर नहीं, ये तो थर्मोकपल है। थर्मिस्टर की वर्किंग है थोड़ी सी, उसको फिर हम मैं उसको डालना ऐड ऑन करना भूल गई हूँ। चले हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। वो ठीक हमारे है पास मैम। बेसिकली बेसिकली थर्मिस्टर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फिर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं उसको स्लाइड में ऐड करना भूल गई हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। ओके मैम। जी मैम। सो बाकी जो हमारे पास जो भी इस चैप्टर के अंदर रह गए हैं टॉपिक्स, उसको आप लोग असाइनमेंट में ही कर लेंगे। वो आपके पास बेसिकली फोटो कंडक्टिव और फोटो डायोड्स, यानी वो तमाम ट्रांसड्यूसर जो कि लाइट से डिपेंड करते हैं। जैसे ये है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एलडीआर। में क्या होता है, एलडीआर जो आपके पास, जिसकी आपको पता है कि एलडीआर के अंदर क्या होता है कि आपके पास उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएं तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, और डार्क के अंदर उसकी जी रेजिस्टेंस मैम, स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है। यूज होता है, ठीक है। सो ये वो एलडीआर को हम फोटो कंडक्टिव कहते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो जंक्शंस होते हैं, और दो जंक्शंस के दरमियान जो वो होता है डिप्लीशन रीजन होता है, वो डिक्रीज कर जाता है जब आप उस पर लाइट फॉल करवाते हैं,
ठीक है। सो ये फोटो इलेक्ट्रिक एंड फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं जो आपकी बुक के एंड पे दिए हैं। मैं इनका पेज नंबर भी आपको बता दूंगी, या वहीं से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ठीक हो गया मैम। ओके। सो सिर्फ सेमेस्टर का एक टॉपिक रह गया, उसको करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे ये बताएं आपके कितने वीक्स रह गए हैं? 3 weeks. 3 weeks रह गए मैम 3 मैम। वीक्स। ठीक है, अच्छा। और मैं आप लोगों की वो भी लेना चाह रही थी, क्विज भी लेना चाह रही थी, लेकिन